हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज हम दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर और हमारे साथ बिट्टू भैया हैं। जानेंगे यहाँ का एनवायरनमेंट है मुखर्जी नगर का, वो कैसा है, साथ ही ये प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्ते सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बागपत ज़िले का। और मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन करी थी बीबीए करने बाद मेरा ऐसे कोई मतलब एक सपना नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, पर एक घर वालों का सपना और पेरेंट्स का सपना रहता है कि हमारा लड़का, और जो हमारे आस पड़ोस के रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए, तो उसमें क्या है कि एक फ्यूचर सिक्योर रहता है। तो मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मैं अपना जो अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करूँगा तो एक बड़े प्लेटफॉर्म से करूँगा, जैसे कि यूपीएससी, आईएएस या पीसीएस। मैंने ना कि रेलवे की स्टार्टिंग में तैयारी करी है और ना मैंने छोटे एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी करी है। मैंने स्टार्टिंग में सीधा यूपीएससी का एग्ज़ाम स्टेप आउट किया है। और मैंने यहाँ से स्टेप आउट करने के बाद सीधा मैंने कोचिंग में ली थी और वहाँ से फिर मैंने जर्नी स्टार्ट होती है मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन की। ये आपकी यूपीएससी की जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कितना टाइम? ये सर मैंने यहाँ से 2017 में कोचिंग स्टार्ट की थी। 2017 से मैंने 2018 के 20 तक मिडिल तक मैंने कोचिंग कंप्लीट हुई है। उस बीच 2019 के बाद कोरोना आ गया था। कोरोना के जस्ट आने से पहले ही मैं यहाँ पे था। मैंने 3-4 महीने यहाँ पे स्टे भी किया, पर मुझे इस तरह से लगा कि मेरे मतलब हेल्थ इशू कुछ ऐसे हो गए तो मुझे वापस फिर घर जाना पड़ा। तो घर जाने के बाद फिर मैंने जो हेल्प ली वो सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग से ली और टेक्स्ट बुक से ली। जैसे कि आप बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक से ली, तो टेक्स्ट बुक से किस तरीके की आपने हेल्प ली? जैसे सर मेरा ऑलमोस्ट कोचिंग हो चुकी थी, तो मेरी कोचिंग होने बाद मेरे बस प्रिपरेशन थी टेस्ट से अपना रिजल्ट जानने के लिए कि मैं कितना प्रिपेयर हो चुका हूँ पेपर देने के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट दिन में या महीने में मैं हर दिन 2-2 टेस्ट लगाता था, तो उससे मेरे प्रिपरेशन और मेरा रिजल्ट शो होता था कि मैं किस प्रिपरेशन किस प्लेटफॉर्म पे आगे चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ। तो उसी से मेरा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता गया। पहले मुझे टेक्स्ट बुक पे नंबर भी बहुत कम आते थे, मतलब लो एवरेज स्कोर से भी लो आते थे। तो जैसे मैं इम्प्रूवमेंट देता गया तो ऐसे मेरा स्कोर भी टेक्स्ट बुक पे इंक्रीज होता गया। और फाइनली जो मेरा रिजल्ट था 2024 में प्री में पीसीएस में पीसीएस मेन सब में दे रहा हूँ। अच्छा, यूपी पीसीएस का मेंस इस बार दे रहे हैं? हाँ जी। तो आपने टेक्स्ट बुक पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाई थी? जी, टेक्स्ट बुक भी लगाई थी मैंने इसमें। तो मोस्टली आपने वहाँ पर मॉक टेस्ट दिए, क्या लगा कि वो लेवल मेंटेन कर पा रहे थे? वहाँ पे लेवल था काफ़ी, शुरू में जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी क्या था, गुड एवरेज था। फिर उसके बाद जैसे टेक्स्ट बुक अपना मैं टेस्ट बढ़ाता गया, तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन ऑफ लेवल फिर एक्सीलेंट होते गए। एक्सीलेंट होते गए तो मेरा जो रिवीजन था वो और अच्छे होने लगा। जिस पर डाउट होते थे तो वो जो टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन देता था वो मेरे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाते थे। क्या लगता था वो इनफ था उतना? नहीं, वो जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं वो बहुत इनफ है पीसीएस के लिए, काफ़ी है। हाँ। ओके, मैं यहाँ से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। सर मेरे वैसे बैकग्राउंड फार्मर है और एक मेरे पापा बिजनेस मैकेनिक भी है, जो मतलब एक लोअर मिडिल फैमिली से आते हैं। तो हमारा सपना ये रहता है कि कोई ना कोई घर में या परिवार में एक सरकारी नौकरी वाला हो। तो वो कदम मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले। और मेरा छोटा भाई है वो खेती करता है और बाकी मैं अपना बड़ा हूँ, तो अपने पूरे परिवार की और मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरे पास है। क्या लगता है आपने बीबीए किया है? जी सर। और आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता था, करियर ऑप्शन। हाँ तो सर, उस बीच मैंने एक अच्छा डिसीजन ये लिया कि जैसे कोरोना आया उस टाइम 2019 में, तो भैया थे यहाँ पे जो एलएलबी कॉलेज चलाते थे अलवर में। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ा है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़ा है। तो मैंने उस टाइम पे क्या स्टेप लिया, मैंने एलएलबी का फॉर्म डाल दिया और जो मेरे 19 से लेकर 23 तक मेरी कंप्लीट एलएलबी हो गई कोरोना काल में। तो सबसे बड़ा फ़ायदेमंद कोरोना काल में मेरा ये हो रहा। और बाकी टेक्स्ट बुक का हमने आपको बता ही दिया था, टेक्स्ट बुक तरह। जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार की जिम्मेदारी भी अब आप पे ऊपर है। जी सर। तो कैसे मेंटेन करते हैं एक परिवार, दूसरी तरफ प्रिपरेशन और फिर दिल्ली में रहना, फिर वहाँ का जितना भी जो है यहाँ का खर्च, कैसे आप उसको? सर इस बीच मैंने क्या करा था कि मेरी प्रिपरेशन इस तरह से हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, होम ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहाँ पे 23 से लेके 24 तक होम ट्यूशन पढ़ाया। होम ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे फिर कोचिंग के कॉल भी आने लगे, तो मैंने एक भजनपुरा में ही कोचिंग की स्टार्ट भी कर दी थी। जो मैं वहाँ 2-3 घंटे कोचिंग पढ़ाता था, फिर अपना प्रिपरेशन करता था, फिर कोचिंग पढ़ाने लगता। तो उससे मेरा क्या आता था, रूम का खर्चा, खाने पीना खर्चा, ये भी मेरा मेंटेन हो जाता था यहाँ से। तो मैंने फिर उस टाइम पे इतना नॉलेज हो गई थी, मतलब पढ़ाते जब बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो कुछ भी डाउट हो सकता है। तो मैंने मतलब मेरी नॉलेज इतनी गेन हो गई थी, फिर कुछ भी थोड़ा डर क्या निकल गया वो हर चीज़ से।
इस प्रिपरेशन के दौरान जैसे कि आपको लगभग 6-7 साल का इस फील्ड में आए हुए हो गए, कभी डिमोटिवेट हुए होंगे इस फील्ड में कि यार इतना टाइम हो गया अभी कुछ हो नहीं रहा है, फैमिली के ताने या फिर जो आस पड़ोस के ताने कि अभी तक क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं देखने को सर, ये तो समाज का और आसपास के पड़ोस का सबका ये कहना रहता है, क्योंकि ये जो प्रेशर है यदि वो झेल पाएगा तो वो आगे चल के कुछ कर पाएगा। यदि इसी प्रेशर में दब जाएगा तो वो, यदि प्रेशर में रहेगा तो ना तो वो पढ़ पाएगा ना कि कुछ कर पाएगा। तो आपका एक ही मोटिवेट है कि आप जिस जिम्मेदारी को लेकर आइए आप उसे निभाते रहिए और खुश रहिए और खाते पीते रहिए। तो उसको आपने कैसे टैकल किया? मैंने सर ये टैकल किया, जो मेरा रूटीन है सुबह का, मैंने हमेशा वो फॉलो किया है। सुबह एक रूटीन होता है कि हर उसे 6 बजे उठना है, रनिंग करनी है, रनिंग के बाद हमेशा 3 घंटे मुझे पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट के बाद फिर मुझे खाना है, फिर अपना एक टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाने के बाद फिर मुझे एवोल्यूशन होता है, तो एवोल्यूशन के उस पर क्या फिर मैं क्या करता हूँ, उसे एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। तो वो एक दिनचर्या होती है पूरे रूटीन की, यदि आप उसे फॉलो करते रहे तो ना तो आप बोर होंगे, और सबसे अच्छा दोस्त आपकी किताब भी होती है जो आपको एक आईना दिखाती रहती थी आप इस समुद्र में कहाँ तैर पा रहे हो। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे आपने बताया अभी आपका यूपीपीसीएस का मेंस है, जी सर। प्लस आप आरओआरओ का भी एग्जाम दे रहे हैं जो कि 27 जुलाई के लिए है। तो दोनों कैसे आप पैरेलल तैयारी कर रहे हैं दोनों की एक साथ, कैसे मेंटेन करके? यूपीआरओ का मैं क्या करूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, और टेस्ट के बाद सबसे अच्छी बात ये भी है कि मेरा जो है जीएस वो स्ट्रॉन्ग है। बस मुझे क्या है कि हिंदी प्रिपरेशन करनी है। यदि आप आरओ में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी में मैक्सिमम या मिनिमम मार्क्स 50 अबव चाहिए, और यदि आरओ जीएस में चाहिए तो आपको कम से कम 85 प्लस चाहिए। 85 तो चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम हो तो वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे जीएस और हिंदी दोनों मैं टेस्ट बुक से कर रहा हूँ। ओके, जो न्यू एस्पिरेंट हैं और अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो तैयारी वो पीसीएस की और आरओआर की साथ में लेके चलना चाहते हैं, या कह सकते हो वो यूपीएससी तैयारी करना चाहता है, तो किस तरीके से अपनी फाउंडेशन तैयार कर सकता है? यदि सर कोई नया एस्पिरेंट आना चाह रहा है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपको उसमें दिलचस्पी है या नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। जैसे आपकी दिलचस्पी है कि खेलने में, पर आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है बैठ के, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप क्या है, सिर्फ यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, और टाइम पास के साथ साथ अपना परिवार को और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसमें यह है कि आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए और आपका माइंड एक पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो यदि 50 प्लस भी आपका माइंड ये फोकस रहा कि मुझे ये काम करना है, तो आपके क्या है कि यहाँ पे आने के बाद प्रिपरेशन होने के बाद वो 50 से 80 कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पर यह कि आपको 50% एक मन लगा के आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। और यदि इन्वायरमेंट देख के, कुछ टीचर का मोटिवेट देख कर, कुछ भैया का और कुछ एक्सपीरियंस बंदाओं को देख के, तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली वो 50 से 80 और 85 प्लस ऐसे चला जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। ओके, आजकल हम देखते हैं रील्स टॉपर्स की हो या फिर टीचर्स की हो, और रील्स को देख के कहीं ना कहीं स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं चलो यार यूपीएससी मैं भी क्रैक कर लूँगा। क्या लगता है रील्स जैसे बराबर आसान है यूपीएससी को क्रैक करना? नहीं सर, कोई भी चीज़ हो, एक देखना और एक करना दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। और डिफरेंट इस वजह कि रील क्या होती है कि आपको कोचिंग का क्या रहता है, एक तरह का मोटिवेट होता है, और मोटिवेट का ये होता है कि कोचिंग का एक तरह का बच्चों को खींचना होता है। तो आप उस पर ना जाके आप अपने अंदर को देखिए कि मेरे अंदर कितना दम है, कि मैं किस रास्ते पे जा सकता हूँ और किस रास्ते पे जाके भटक सकता हूँ, किस रास्ते को सही पकड़ सकता हूँ। ओके, यदि आप ये पहचान जाओगे कि मेरा रास्ता कौन सा सही है, तो आपको रील्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा मोटिवेट आपका परिवार और अपना खुद सेल्फ होता है। क्या लगता है कि अब ऑफलाइन क्लास हमारे लिए बेनिफिट है या फिर ऑनलाइन? नहीं सर, ये तो है कि ऑनलाइन आजकल क्या है कि बेनिफिट हो रही है। मैंने बताया जैसे कि आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट हमारा अच्छे से होता है, और टाइम होने के बाद कि आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसमें क्या है कि मल्टीपल चॉइस उसे रिप्ले कर सकते हो, बार बार देख सकते हो, समझ सकते हो। ऑफलाइन में क्या रहता है कि आपको एक बार जो लेक्चर दे दिया तो दे दिया, ये समझ में नहीं आया तो आपका घर बैठे उसे बार बार मतलब देखना मन नहीं करेगा। और आप क्या है कि ऑनलाइन ही ज़्यादा मतलब आजकल बेटर हो, बच्चे जो प्रेफर कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं ऑफलाइन से। ऑफलाइन से भी ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको फेस टू फेस टीचर थोड़ा एंटरटेनमेंट या फिर थोड़ा समझाने में थोड़ी आसानी हो सकती है। पर यहाँ पे क्या होता है कि हज़ारों बच्चे में आपको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपको कोचिंग करनी है तो फिर आपको मैक्सिमम 100 या 100 से कम जो बच्चे कोचिंग वाले उसमें जाना चाहिए। ओके, तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे आपने बताया आपको यूपीपीसीएस का मेंस है, अब उसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके का डेली रूटीन उस रह रहा है इस समय का? सर यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 4-5 पेपर होते हैं, GS फर्स्ट, GS 2, GS 3, GS 4, और एक आपका GS 5 और GS 6। ये आपका 5th और 6th आपके यूपी स्पेशल होते हैं। इसमें क्या रहता है कि सर मैंने एक रूटीन बांध रखा है कि अपना एक टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है। उसमें क्या रहता है, मुझे जैसे GS फर्स्ट के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अपने प्रीवियस पेपर
वे सोल्व करने हैं। हर दिन मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या है, मैं मिनिमम क्या करता हूँ, सोल्व करने की कोशिश करता हूँ एक दिन में 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन। उसे करने के बाद क्या करता हूँ, मैं फिर जीएस सेकंड देखता हूँ। जीएस सेकंड बाद जब मैं 20 क्वेश्चन देख लेता हूँ, यदि उसमें मुझे दिक्कत आती है लिखने में, तो उसे मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन देखता हूँ नेट से। और नेट से नहीं देखता तो फिर उसके जो किसी टीचर ने या किसी ने उसे आंसर राइटिंग या किसी भैया से, तो उनसे फिर एवल्यूशन करता हूँ। ओके, तो कुल मिला के कि ये सुबह से शाम तक का आपका रूटीन रहता है? हाँ सर, रूटीन मेरा ये रहता है कि जैसे मैं सुबह 6 बजे मैक्सिमम उठ जाता हूँ। 6 से लेके मैं 7 साढ़े 8 तक उसे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, जीएस को। उसे पढ़ने के बाद फिर मैं उसे 1 घंटे के बाद उसे पढ़ने के बाद उसे एक टेस्ट देता हूँ। टेस्ट देने के बाद उसे फिर शाम को एवल्यूशन करता हूँ। ओके, उसे एवल्यूशन करने के बाद मैं फिर अपना क्या करता हूँ, टेस्ट लगाता हूँ। टेस्ट के बाद क्या होता है कि खाना खाने के बाद फिर 2 घंटे में फिर अपना एक आरओ का टेस्ट होता है हिंदी का, शाम को दोपहर को 2 से 3 उसे देता हूँ। उसे देने के बाद फिर शाम को उसका रिजल्ट आता है, फिर उसे एवल्यूशन करता हूँ। ऐसे ही शाम को फिर एक जीएस जो मेरा मेंस है उसमें तैयारी करता हूँ। ओके, ये प्रिपरेशन के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है अभी तक? सर कठिनाई तो यहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा आती है कि यहाँ पे क्या आता है कि आपके इन्वायरमेंट ऐसा होता है, बार बार फेल होने पे आपको प्रेशर आता है आपके दोस्तों का, सोसाइटी का। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप यदि इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको यहाँ पे क्या है कि बोलना कम है और करना ज़्यादा रहता है। यदि आप इसी में यदि पास हो जाते हो तो आप यहाँ पे इन कठिनाई से पास हो जाओगे। ना तो ये एक तरह का मुखर्जी नगर हुआ, गांधी विहार हो या राजेंद्र नगर हुआ, ये एक तरह का समुंदर है। जो इसमें फंस जाएगा तो वो आपके 1 साल को 5 साल में पंचवर्षीय योजना कैसे चल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ओके, क्या लगता है जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनको दिल्ली आना चाहिए या फिर चुपचाप अपने घर बैठ के प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं सर, जो मुझे लगता है जो आसपास के हैं जो आने जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो वे आके यहाँ पे एक बार क्या है माहौल देख सकते हैं। माहौल देखना मतलब ये है कि आके यानी कि उसमें रंगमंचों में मिल जाना। ये है कि बस उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस माहौल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रात दिन कैसे खाना पीना रह के किस तरह से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। तो वो माहौल देखते और अपना जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक्स ले जाके अपना पढ़ सकते हैं। और जिसे सुविधा लग रही है कि मुझे यहाँ से पास पढ़ रहा है तो यहाँ पे रह के भी कर सकता है वो। ओके, जितने भी मैं देखता हूँ जितने भी स्टूडेंट दिल्ली मुखर्जी नगर में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से अलग, आते कुछ और करने हैं, करने कुछ और लगते हैं। तो इससे किस तरीके से आप अभी तक बचे रहे हैं? सर उससे तो यही होता है कि मैं सेल्फ मोटिवेट होता रहता हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाथ भटक रहा हूँ, क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मन में या फिर माइंड में घर वालों का चेहरा आ जाता है। और यदि इससे भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, घर चला जाता हूँ। घर से क्या रहता है, 1-2 दिन जो मन शांत होता है वो दुनिया के किसी कोने में शांत नहीं हो सकता है। अभी हम तुम्हारा रूम देखना चाहेंगे, किस तरीके से आप पूरा स्टडी प्लान किस तरीके से करते हो, थोड़ा हम उस तरीके से देखना चाहेंगे। थोड़ा उसको उस चीज़ को दिखाइए, तो थोड़ा दिखाइए कि किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, किस तरीके के नोट्स आप बनाते हैं। सर सबसे पहले तो मैं अपनी बुक्स दिखाना चाहूँगा जो कि यूपीएससी के लिए हर घर में या हर रूम पे मिलेगी। जैसे कि ज्योग्राफी की, मॉडर्न की, इन्वायरमेंट की और लक्ष्मीकांत की, बहुत ऐसी बुक होती हैं। और जो मेन नोट्स होते हैं सर वो इस टाइप के होते हैं हिंदी में, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। वो पूरे रिवीजन के तौर पे बहुत हेल्प करते हैं। और एक कुछ टाइप पे मैं करंट अफेयर और कुछ अपने जो नोट्स होते हैं वो इस टाइप बनाता हूँ, हल्के जो बेसिक एक तरह का छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के हेल्पफुल होते हैं। ये डेली बेसिस पे होते हैं इस टाइप के नोट्स, जो हर दिन में कम से कम 15 या 10 पेज भरे जाते हैं डेली तौर पे। और सर जो मैं टेस्ट लगाता हूँ वो अपने लैपटॉप पे लगाता हूँ। बाकी जो यहाँ पे सर अपना डेली एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाते हैं और उनका क्विक रिवीजन तो तौर पे डिस्क्रिप्शन पे देख लेते हैं सर। तो वहाँ से आप कुछ नोट डाउन करते हैं क्या? जी सर, यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे कि मुझे नहीं आ रहा है और मुझे वो क्वेश्चन क्या लगा, नया लग रहा है, तो वो मैं क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन पे या एक्सप्लेनेशन से वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता हूँ। उससे क्या रहती है कि मुझे जो बोल नहीं पाता, उससे क्या कि रिवीजन के तौर पे मेरे वो नोट्स याद रहेगा। ओके, मैं इधर देख रहा हूँ आपकी पूरी रैक इधर भरी हुई है किताबों से। जी सर। तो ये कब तक की है बताइए थोड़ा। ये सर काफ़ी पुरानी है। जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमारे यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब एक्चुअली कपड़े सिर्फ मैं अपने 2 जोड़ी कपड़े लाया था और अपने कुछ चुनिंदा पैसे लाया था।
और बाकी सब यहाँ पे जो देखते देखते या सीखते सीखते जो बुक्स ली जाती है वो नोट्स बनते चले गए और रैक सर भरते चले गए। क्योंकि उधर रैक में भी बुक रखी है तुम्हारी, इधर भी बुक रखी है। जी सर। जिधर देख रहे हैं उधर भी बुक रखी है, इधर टेबल है और इस साइड भी आपकी बुक रखी हुई है। जी तो सर ये क्या है कि डेली डेली जैसे नोट्स बनते जाते हैं, कुछ भरते चले जाते हैं और हमेशा डेली क्या रहता है करंट अफेयर बनता जाता है। तो करंट अफेयर कम से कम हमें 1 साल का रिवीजन तौर पे चाहिए, तो रिवीजन के तौर पे बुक्स होती है, नोट्स होते हैं, उसका एक रिवीजन भी नोट्स होते हैं। तो वो सर ऐसे ऐड ऑन तक चला जाता है। तो और अभी तक ये टोटल आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी ने आपको क्या सिखाया है अभी तक? सर सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे सर एक तो लोगों का और इन्वायरमेंट का, लोगों की किस तरह से बातचीत करनी है। हर यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के और डिफरेंट डिफरेंट लोग, लड़की या लड़का सब यहाँ पे आते हैं। तो एक दूसरे जब कम्युनिकेशन होती है तो सर एक दूसरे से क्या रहता है, सीखने को ही मिलता है। वो सीखने से क्या रहता है, वो यदि हमें कोई अच्छी बातें लग रही है तो वो एड ऑन हो जाती है, और जो बुरी बातें होती है वो हम सब छोड़ देते हैं। ओके। और सर जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ पे लंबे टाइम हो चुका है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सर हम सोच के ये नहीं आते कि हमें लंबे समय तक रहना है। हम आते हैं कि हमारा प्रिपरेशन होने के बाद, कोचिंग तुरंत होने के बाद हम घर चले जाए। पर यहाँ पे समय किस तरह से गुजर जाता है और हमारे समय सर नोट्स या पेपर देते देते टाइम बीत जाता है, सर हमें ही नहीं पता चलता है। ओके। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार गलत फील्ड में आ गए, कभी रिग्रेट हुआ है आपको कि यार कहाँ हम इधर आ गए? हाँ सर, यदि आपको प्रिपरेशन करते करते यदि 2 साल से प्लस हो जाते हैं तो फिर एक टाइम पे क्या आने लगता है कि आप कहीं हमने गलत रूट तो नहीं पकड़ लिया है, और जो गलत रूट पकड़ा भी है क्या, जो सही रूट पकड़ा है ये हम आगे सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। तो थोड़ा फिर क्या होता है सर, 50-50 चांस डाउट हो जाता है ये आगे फ्यूचर को लेके। और प्रिपरेशन करते करते बाद यदि आप 4-5 साल इसमें दे देते हैं तो आपका जो प्राइवेट जॉब का रास्ता हो जाता है वो थोड़ा एक तरह का 80% बंद हो जाता है। 20% आपके मतलब आपके जानकार हो या फिर आपके रेफरेंस से हो या आपके खुद फैमिली फ्रेंड हो या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड हो, तो उसमें जुड़ पाते हैं। ओके। अभी जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है, उनको अब क्या करना चाहिए जो, क्योंकि इस टाइम पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई होंगी आपसे जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, वो नए स्टूडेंट नहीं करें वो गलती? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप यहाँ पे एक गोल लेके या एक सपना लेके आए हैं तो आप उस गोल को और सपने को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। दिमाग में रखने के बाद अपने रूम पे और अपने मोबाइल में वॉलपेपर के थ्रू या दीवार पे थ्रू हर टाइम क्या रहता है, जैसे आप चेहरा धोने के बाद आते हैं तो शीशे के सामने रखिए, जिससे कि वो बार बार रिवाइज होता रहे। ये थैंक यू सो मच आपका अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए, और छोटा सा गिफ्ट जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सर। तो आई होप गाइस वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और कोई भी डाउट होता है आपकी, यहाँ कोई क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं कि ये नहीं ये पूछिए, ये जानने की कोशिश कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट कैंडिडेट या फिर जो भी टॉपर होंगे उनसे मैं वो क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।